वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये टेस्ट सीरीज आर ओ ए आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी टेस्ट हो गए हैं उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए तो जल्द ही इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। ये अक्टूबर 2022 में रिलीज़ किया गया था, तो इस साल भी अक्टूबर 2022 में ही रिलीज़ किया जाएगा। और एग्ज़ाम अगर दिसंबर में होता है तो 22 वाला ही पूछा जाएगा। और इसका आंसर है 107। 107वीं है 121 देशों में। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 121 देशों में 107 है। और वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग 101 थी, यानी और ख़राब हो गई। इस इंडेक्स को संयुक्त रूप से कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्प द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में जारी किया जाता है। और ये जो हंगर इंडेक्स है वो 4 घटक संकेतकों कौन कौन से हैं? वो अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी पर देशों के प्रदर्शन को मापता है। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। करंट का प्रश्न है ये भी। न्यू स्टार्ट ट्रिटी, न्यू स्टार्ट संधि या नई सामरिक संधि समाचारों में रही। यह संधि क्या है? पहले तो यही प्रश्न है इम्पोर्टेंट, यह संधि किन दो देशों के बीच है? ठीक है, तो भारत पाकिस्तान यहाँ पर लिखा है तो गलत है। रूसी संघ और यूरोपीय संघ, ये भी गलत है। ब्रिक्स देश, ये हटा दीजिए। यह है अमेरिका और सोवियत संघ रूस, या अमेरिका रूस के बीच। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों की कटौती हेतु द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, पहली बार 1994 में लागू हुई, फिर इसको एक बार फिर से लागू किया इन दोनों देशों ने 5 फरवरी 2011 को। ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में रूस और अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौते न्यू स्टार्ट संधि से हटने के अपने इरादे की घोषणा की है रूस ने। ठीक है, इस संधि से हटने की घोषणा की है। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि या न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसे स्टार्ट 1 के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1991 में भारत और तत्कालीन यूएसएसआर के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी। और ये लागू हुई पहली बार 1994 में हुई। फिर एक बार फिर से इसमें कुछ संशोधन करके इन्होंने 5 फरवरी 2011 को लागू किया। इस संधि से हटने की घोषणा की रूस ने। किन दो देशों के बीच है, यही इंपॉर्टेंट है, रूस और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भवानी, हेमावती, अर्कावती आदि ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं? कृष्णा की, नर्मदा की, गोदावरी, कावेरी। ये कावेरी की सहायक नदी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी। देखिए, कावेरी नदी की बात करें तो तमिल भाषा में इसे कहते हैं पोन्नी। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम है दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, होती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पुदुचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश। कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो हेमवती, शिमशा, अर्कावती, कावेरी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक, पावनी, भवानी, अमरावती। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हेमवती, या हेमावती भी लिखा है कहीं कहीं बुक में, अर्कावती, कावेरी, लक्ष्मण तीर्थ को भी याद रखिएगा, भवानी, अमरावती। अमरावती, अर्कावती दोनों का नाम याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश केसर की खेती हेतु सबसे प्रसिद्ध है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। बोनस अंक मिलते हैं इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो। सी है इसका आंसर। देखिए, कश्मीरी जो केसर है, कश्मीर केसर एक उच्च मूल्य
कम मात्रा वाली फसल है और विशेष रूप से इसके समृद्ध रंग एवं स्वाद के कारण केसर की गुणवत्ता दुनिया में सबसे अच्छी है। और कश्मीर घाटी के एक छोटे क्षेत्र पंपोर में जो है देश में केसर की खेती का एकाधिकार है। एक ताप विद्युत संयंत्र है सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र है तेलंगाना में। तेलंगाना तो सी में है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, तेलंगाना स्थित सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र यानी सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट दक्षिण भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन बनने हेतु तैयार है, जो देश के सार्वजनिक उपक्रमों में पहला फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र है, FGD। देखिए, जो भी फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है, उत्पन्न फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के साथ सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र ने 2 बार सर्वश्रेष्ठ फ्लाई ऐश उपयोग पुरस्कार जीता है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र विद्युत उत्पादन हेतु कोयले को जलाने से उत्पन्न सल्फर और अन्य गैसों को संसाधित करेगा, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले ग्रिप गैस से सल्फर डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, जिससे पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जैसे कि ताप विद्युत क्षेत्र भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत रहा, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का लगभग 75% है। और मई 2022 तक भारत में ताप विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी? 236.1 गीगावाट, जिसमें 58.6 कोयले से, वो भी बिटुमिनस कोयले से, बाकी लिग्नाइट से, डीजल से और गैस से प्राप्त होती है। हिस्ट्री का प्रश्न आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस समय ये कौन था, उस समय वो कौन था। लॉर्ड 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 सारे लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। इनका समय 1936 से 1944 और दूसरे विश्व युद्ध का भी तो यही समय 1939 से 45। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था और इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां, एक तरफ थे इटली, जर्मनी और जापान, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। कौन कौन से? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। कुछ हद तक चीन भी शामिल था और भारत को भी घुसा रहे थे अंग्रेज इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, ये कथन कारण वाला एक आध दो प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कथन क्या है? नमक यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत की एक पहली परिवर्तनकारी घटना थी। इसका कारण क्या है? पहली परिवर्तनकारी घटना 20वीं सदी की, क्योंकि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बिल्कुल, महिलाएं इससे पहले कार्यरत नहीं थी किसी भी सत्याग्रह में। ये पहली घटना थी जिसने महिलाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो बिल्कुल कारण एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाते हैं। ए है इसका आंसर। देखिए, नमक सत्याग्रह 20वीं सदी की शुरुआत की एक परिवर्तनकारी घटना थी, तो पहला सही है। यह पहली घटना थी जिसने सबसे पहले महात्मा गांधी पर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। कैसे? इस यात्रा को यूरोपीय और अमेरिकी प्रेस द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया और यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो कारण एक ही सही व्याख्या कर रहा है कथन की। महिलाओं को लाने वाली कौन थी इस आंदोलन में? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने केवल पुरुषों तक ही इस आंदोलन को सीमित नहीं रखा, महात्मा गांधी से आग्रह किया कि महिलाएं भी इसमें शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्टेटमेंट क्या है? किसी का कथन है, वो कथन बताना है कि इनमें से किसका होगा। लेकिन ये तथ्य है कि हम बहुत ही अव्यवहारिक, रहस्यमय और अंधविश्वासी लोगों के बीच रहते हैं जो गांधी को बहुत पवित्र मानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किस वायसराय का है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग कर्जन। किसका है ये कथन? ये कथन है लॉर्ड वेलिंगटन का। बी है इसका आंसर।
वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन भारतीय नेताओं के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। अपनी बहन को उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? यह एक खूबसूरत दुनिया है, ठीक है, मगर यह गांधी के लिए नहीं थी। हर कदम में वह हमेशा कहता है कि वह भगवान से प्रेरित है, एक राजनीतिक युद्धाभ्यास की खोज करता है। मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकी प्रेस कह रहा है कि वह कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, लेकिन तथ्य यह है कि हम बहुत ही अव्यवहारिक, रहस्यमय और अंधविश्वासी लोगों के बीच रहते हैं जो गांधी को एक पवित्र व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक कथन है लॉर्ड वेलिंगटन का। ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, किसी का कथन रख देंगे और प्रश्न पूछेंगे कि किसका कथन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को लागू करने वाली जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, प्रश्न और भी आसान किया जा सकता था, इतना ही लिख देता राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए इसको लिखा गया। प्रधानमंत्री करते हैं और कौन करता है? डी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सूचीबद्ध है, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को लागू करने वाली जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है, उसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प करना है। सालों से तो लगा पड़ा, अभी तो कुछ हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इतना ठीक है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त दोनों कर दिए गलत। या तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब कोई भी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ए है इसका आंसर। देखिए, भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर सांविधिक निकाय है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा, 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। इससे भी पीछे चलें तो पहला विधि आयोग 1834 में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय विधि आयोग में एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऐसा नहीं है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश कोई भी हो जो मुख्य न्यायाधीश भी ना बना हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये भी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में कौन शामिल नहीं है? इसरो, CSA यानी कैनेडियाई अंतरिक्ष एजेंसी, ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, नासा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, नासा इसमें शामिल है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। कैनेडियाई स्पेस एजेंसी या भारत इसमें शामिल नहीं है, यानी इसरो को हटा दीजिए, डी है इसका आंसर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कैनेडियाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह अब तक निर्मित सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है, और यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है जो इससे पहले है। क्या क्या कर सकता है यह सुदूर आकाशगंगाओं की तलाश में बिग बैंग के ठीक बाद के समय में यानी अतीत में झांक सकता है। साथ ही उस प्रकाश जिसे आकाशगंगाओं से टेलीस्कोप तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, मतलब कई अरब वर्ष लग जाते हैं, उसके बारे में जान सकता है ये। 12वां प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी का वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इस बार के UPPCS में इसका आर्टिकल पूछ लिया था सीधे सीधे, कौन से अनुच्छेद में? 280 में। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। बिल्कुल करेक्ट है, पहला दूसरा। भारत के वित्त मंत्री को वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है, यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। पूरी कटेगा या तो फिर पूरा जाएगा इसकी वजह से।
और 15 वित्त आयोग की सिफारिशों में वर्ष 2021 से 22 और 25 से 26 तक 5 वर्ष की अवधि शामिल है। ये ठीक है। क्या एक से एलिमिनेट हो रहा है? दूसरे वाले को पकड़ लो, जहां जहां 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति न कि वित्त मंत्री प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करेंगे। दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित नहीं किया गया है? अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, कॉन्कर्ड, साइट मैक्स। अजय वॉरियर है, इंद्रधनुष है, कॉन्कर्ड है, साइट मैक्स नहीं है। देखिए, भारत और यूके के बीच होने वाले जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अजय वॉरियर जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, सॉरी मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना। कॉन्कर्ड नौसेना, नेवल यानी जल वाली। इंद्रधनुष एयर, वायु वाली। और कॉन्कर्ड शक्ति है, यह पहली त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। कॉन्कर्ड शक्ति भी याद रखिएगा। और साइट मैक्स किस किसके बीच है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ग्रेट ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है, यानी यूके। नंबर 14 पर आ जाइए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ग्रामीण आय का 2/3 अब गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होता है, यानी लोग कृषि कार्य करना पसंद नहीं करते। 2/3। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है अभी भी। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, तो 22-23 के अनुसार सी है इसका आंसर। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रभुत्व के बारे में आम धारणा के विपरीत लगभग 2/3 ग्रामीण आय गैर कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरे शहरों में जाते हैं लोग काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये साइंस का प्रश्न है, करंट से रिलेट करता हुआ। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। देखिए, यह जो वायरस है वो मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वर्तमान में संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करके रोग का प्रबंधन किया जा सकता है, यानी मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति पहुंचाता है। करेक्ट हो गया पहला। और इसके संचरण के प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं? मान लीजिए कोई असुरक्षित व्यक्ति है तो उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देना, शुक्राणु हो गए। ठीक है, वेजाइनल लिक्विड पदार्थ हो गए, स्तनपान कराने वाली महिला से उसके बच्चे में हो सकता है। वर्तमान में संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART का उपयोग करके वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। हिस्ट्री का प्रश्न है, एंशिएंट हिस्ट्री का। मत्त विलास प्रश्न के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया है ये एग्जाम में। भैरवी, महेंद्र वर्मन प्रथम, दंडी, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए, मत्त विलास प्रश्न एक लघु एकांकी अभिनय संस्कृत नाटक है। यह तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित 2 महान एकांकी अभिनय नाटकों में से एक है। प्रश्न है ये मॉडर्न हिस्ट्री का, निम्नलिखित में से किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? यही अपने आप में प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में लौटे। ऐसा ही प्रश्न पूछ लेता जब लौटे थे तो उनकी आयु कितने वर्ष की थी? तो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर ये लौटे थे साउथ अफ्रीका से भारत। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। वह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उस समय महात्मा गांधी की आयु कितने वर्ष की? 45 वर्ष 3 महीने और 7 दिन की थी। इससे काउंट कर लो। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके राजनीतिक गुरु या पॉलिटिकल गुरु हैं, उनके अनुरोध पर महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।
भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। सबसे पहले था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये कालानुक्रम वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रम सजाइए डेट वाइज। खेड़ा सत्याग्रह, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट या समझौता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोला यानी खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आप भूल गए डेट, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की तो पता ही होगी ना, 1914 से 1919, यानी ये समय होना चाहिए 1919 से 1922 का। खेड़ा तो 1918 का है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। सविनय अवज्ञा पूछ रहा है 1930 का। गांधी इरविन समझौता 31 का। तो ये तो सारे 1 2 3 4 वाला पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 हो गया बी। देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 का हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और गांधी इरविन समझौता एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ना तो इसका आंसर ज्योतिबा फूले है, ना ही इसका आंसर डॉक्टर अंबेडकर है, ना ही इसका आंसर बाबू जगजीवन राम। इसका आंसर है महात्मा गांधी। देखिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ एक स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर का गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है, जिसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के रूप में भी जाना जाता है और आज तक चल रहा है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी के महाकाव्य उपवास के मद्देनजर की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। उद्देश्य क्या है इसका? हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य क्या है? हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य है सत्य और अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित अस्पृश्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रासंगिक बुराइयों और अक्षमताओं का उन्मूलन करना। एक बुक है, बुक बाय किसकी, कौन है इसका राइटर? पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस के लेखक कौन है? जेपी नारायण, रामचंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस, रेमिनिसेंसेस, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक थे, और ये किताब 1949 में लिखी गई, 1949 में। और राजेंद्र प्रसाद की साहित्यिक कृतियों की बात करें, उनकी रचनाओं की बात करें, उनकी पुस्तकों की बात करें तो कौन कौन सी है? सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में, इंडिया डिवाइडेड 1946 में लिखी उन्होंने, बहुत पूछी गई है पुस्तक एग्जाम में। ठीक है, विकल्प बनाकर पूछी है ABCD में, या मैच करने के लिए पूछी है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस 1949 में लिखी गई, और बापू के कदमों में 1954 में लिखी गई। तो 20 प्रश्न थे, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते जो पेड है, मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने पर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।